हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकाल के इतिहास से पढ़ाई की थी और मध्यकाल के इतिहास में हमने पिछली क्लास में बहारेंद्र शाह से पढ़ाई स्टार्ट की थी और तखत सिंह पर अपनी पढ़ाई रोक दी थी। उसके पश्चात आते हैं तखत सिंह के पश्चात राज सिंह। किंतु आज की पढ़ाई में मैं आपको बताना चाहूंगा राज सिंह से लेकर के अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह तक, क्योंकि इसके पश्चात स्टार्ट हो जाता है मराठा काल। तो मराठा काल से पहले जो अंतिम कलचुरी शासक है वहां तक की पढ़ाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। लेकिन यदि हमारे चैनल में कोई नए यूजर होंगे तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे समस्त वीडियोस प्राप्त होते रहें और आपको अधिक से अधिक जानकारी हो सके। और जो जो भी यूजर है मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को अंत तक देखें, ताकि आपको एक एक चीज बारीकी से पता चल सके। अगर आप बीच से ही वीडियो से उठकर चले जाएंगे तो आपको सभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कहां से? कलचुरी वंश के शासक राज सिंह से। तो राज सिंह से आज की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। राज सिंह के बारे में साक्ष्य देखने को मिलता है कि इनकी पत्नी का नाम था गजरा देवी। पत्नी का नाम क्या था राज सिंह के? गजरा देवी। और ये जो दंपत्ति हैं ये निसंतान थे, अर्थात इनके कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं थी। फलस्वरूप इन्होंने सोचा कि हमारे कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं है, हम निसंतान है, इससे अच्छा है कि हम एक किसी युवक को गोद ले ले और उसको अपना राजकुमार बनाकर बाद में महाराजा घोषित कर देंगे। तो इन्होंने एक युवक को गोद ले जिनका नाम था विश्वनाथ। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था उसका? विश्वनाथ। विश्वनाथ नाम के एक युवक को गोद ले लिया और इस युवक को गोद लेने के पश्चात इसको वादा किया, प्रॉमिस किया कि जैसे ही मेरी मृत्यु होगी उसके पश्चात मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो राज सिंह ने उनके साथ ऐसा वादा भी किया था, किंतु कुछ कारणवश विश्वनाथ ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या सुसाइड करने के पश्चात फिर राज सिंह शोकाकुल हो गए और फिर सोचने लगे कि एक पुत्र तो अब मैंने गंवा दिया है, क्यों ना मैं ऐसा करूं किसी दूसरे युवक को लूं और उसको शासनकाल सौंप सकूं। तो इन्होंने विश्वनाथ के पश्चात गोद लिया एक दूसरे युवक जिसका नाम था मोहन सिंह। नाम याद रखिएगा, किसको गोद लिया? मोहन सिंह। पहला गोद लिया विश्वनाथ को, दूसरे बार में गोद लिया मोहन सिंह को। तो जब मोहन सिंह को गोद लिया तो इसे भी वही बात किया कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तत्पश्चात मैं तुम्हें इस शासनकाल का शासक बना दूंगा। तो मोहन सिंह फिर राजी हो गए और फिर इनको गोद ले लिया गया। किनके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। अब यह तो तय था कि यदि कभी राज सिंह की मृत्यु होती तो उसके पश्चात मोहन सिंह को शासक बनाया जाता, किंतु जिस समय राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय मोहन सिंह राज दरबार में उपस्थित नहीं थे, अपितु उस समय वे शिकार खेलने के लिए जंगलों में चले गए थे। अब वे जंगलों में चले गए हैं और उस समय राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को भी ये बात पता भी होगी कि जब भी कोई शासक या राजा मरता है तो उसके तुरंत पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति को शासक या राजा घोषित करना पड़ता है, अर्थात गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो जिस समय राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय मोहन सिंह को राजा बनना था, किंतु उस समय वे कहाँ चले गए थे? आखेट में चले गए थे, शिकार खेलने चले गए थे। इसीलिए मोहन सिंह की अनुपस्थिति में राज सिंह के चाचा कौन थे उस समय? सरदार सिंह। राज सिंह के साथ चाचा कौन थे? सरदार सिंह। इनको क्या बनाया गया? कलचुरी वंश के अगला शासक बनाया गया। कलचुरी वंश का अगला शासक बनाया गया। किन्हें? सरदार सिंह को। चलिए, तो राज सिंह के बारे में याद रखिएगा इतना सब चीज। और इनके बारे में और साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो इनके बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है इनके दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। दरबारी कवि जो थे गोपाल मिश्र, उनकी एक रचना है खूब तमाशा, उससे प्राप्त होती है इनके बारे में जानकारी। और इनके जो दरबारी थे राज सिंह, उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में इस समय के समकालीन मुगल सम्राट, अर्थात राज सिंह के समकालीन मुगल सम्राट कौन थे? राज सिंह के समकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब की कटु आलोचना की है। औरंगजेब की जो नीतियां हैं उनकी कटु आलोचना की है। किन्होंने की है? गोपाल मिश्र ने। किसमें की है? अपनी रचना खूब तमाशा में की है। इतना जानकारी प्राप्त होती है राज सिंह से। इसके अगले शासक हुए कौन? इनके चाचा सरदार सिंह। तो चलिए सरदार सिंह के बारे में देखते हैं। सरदार सिंह जो हुए वे राज सिंह के चाचा थे और इनकी मृत्यु के पश्चात अगले शासक बने। चूंकि सरदार सिंह निसंतान थे, अर्थात इनके भी कोई पुत्र नहीं थे, अतः इन्होंने सोचा कि मेरे पश्चात मैं अपने भाई रघुनाथ सिंह को इस शासनकाल का शासक बना दूं। तो रघुनाथ सिंह को सरदार सिंह के बाद क्या कर दिया गया? अगला शासक नियुक्त कर दिया गया। अब सरदार सिंह के बाद अब कौन बने अगले शासक? रघुनाथ सिंह। चलिए रघुनाथ सिंह के बारे में देखते हैं। रघुनाथ सिंह के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि वे जिस समय राजा बने उस समय वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे, वयोवृद्ध हो गए थे, अर्थात वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। और उनका एकमात्र पुत्र था, वो भी किसी कारणवश मारा गया था, अर्थात उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। चूंकि रघुनाथ सिंह वृद्ध हो गए थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी
और वे पूरी तरह से शोक अवस्था में डूब गए थे। शोक अवस्था में डूब जाने की वजह से वे राजकाज में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपनी ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे थे और राजकाज अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। उनकी राज शासन काल में अराजकता फैल गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ, उसी समय मोहन सिंह ने षड्यंत्र रचा। वे चाह ही रहे थे किसी प्रकार से मुझे राजगद्दी मिले। अतः इन्होंने देखा कि यह समय उपयुक्त है कि जब मैं इससे शासनकाल छीन सकता हूं और स्वयं शासक बन सकता हूं। अतः मोहन सिंह ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के फलस्वरूप क्या हुआ, उस समय हमारे भारत में मराठाओं का भी शासन चल रहा था। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इन्होंने मराठा शासक अर्थात भोसला शासक के एक सेनापति थे जिनका नाम था भास्कर पंत। क्या नाम था भोसला सेनापति का? भास्कर पंत। यहाँ देखिए, भोसला सेनापति उस समय कौन थे? भास्कर पंत। भास्कर पंत को मोहन सिंह ने आमंत्रित किया। उन्होंने कहा चलो भैया हमारे छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में चलिए और वहां जो कलचुरी शासक शासन कर रहे हैं उनको आक्रमण करके पराजित कर दीजिए और फिर उसके फलस्वरूप क्या करेंगे, उन लोग आपके अधीन कार्य करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि उस समय जो भास्कर पंत है अर्थात भोसला सेनापति जो भास्कर पंत है उस समय उड़ीसा आक्रमण के लिए निकले हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अच्छा ये होगा कि हम वैसे ही महाराष्ट्र से निकले हैं उड़ीसा के लिए और हमारे बीच में वैसे ही रतनपुर पड़ ही रहा है, तो क्यों ना हम रतनपुर को हरा दें, रतनपुर के शासकों को हरा दें और रतनपुर को अपने अधीन में ले लें, ताकि वे हमारे आने जाने के लिए भी अच्छा उपयुक्त सुगम रास्ता हो जाएगा। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, भोसला सेनापति भास्कर पंत ने उन्हें हरा दिया। किनको हरा दिया? रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह को। और कैसे हम पता चला कि हरा दिया? जब वे यहाँ आक्रमण किए, भास्कर पंत जो कि ओडिशा आक्रमण के लिए निकले थे, वे जब मोहन सिंह के आमंत्रण पर यहाँ आक्रमण किए तो आक्रमण के फलस्वरूप उन्होंने रतनपुर के एक किले का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? किले का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। कहाँ के किले का? रतनपुर के किले का। रतनपुर के किले का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। फलस्वरूप वहां की रघुनाथ सिंह की जो पत्नियां थी अर्थात वहां की जो रानियां थी, उन्होंने सोचा कि अगर हमने अभी भास्कर पंत को नहीं रोका तो वे संपूर्ण रतनपुर को समाप्त कर देगा, यहाँ के शासकों को समाप्त कर देगा। इससे अच्छा है कि हम इसके साथ संधि कर लें। और फिर वहां की जो रानियां थी अर्थात रघुनाथ सिंह की जो पत्नियां थी, उन रानियों ने क्या किया, रतनपुर के किले पर चढ़कर सफेद ध्वज फहरा दिया। सफेद ध्वज फहराने का अर्थ था उन्होंने संधि का मार्ग चुन लिया। तो जब संधि का मार्ग किन्होंने चुन लिया? रानियों ने चुन लिया। उन्होंने संधि का प्रस्ताव पेश किया। किनके समक्ष? याद रखिएगा, भोसला सेनापति भास्कर पंत के समक्ष। तो फिर भोसला सेनापति भास्कर पंत ने सोचा ये अच्छा मौका है, अभी इनकी संधि को भी स्वीकार कर लेते हैं, रतनपुर तो ऐसे ही अपने अधीन हो जाएगा। फिर भास्कर पंत जो भोसला सेनापति थे उन्होंने संधि कर ली और संधि के फलस्वरूप रघुनाथ सिंह को ही वहीं का शासक रहने दिया। किंतु अब जो रघुनाथ सिंह हैं वे स्वतंत्र रूप से कलचुरी शासक न रहकर मराठों के अधीन प्रथम शासक हो गए। याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में कभी आ जाता है कि मराठों के अधीन प्रथम शासक कौन थे, तो मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह। और ये कैसे में बने उसके बारे में अभी कहानी बता भी दिया, तो इसको भी याद रखिएगा। भास्कर पंत द्वारा ये पराजित हो गए थे, किंतु इनकी रानियों के द्वारा संधि करवाई गई सफेद ध्वज फहराकर। तो फिर उसके पश्चात संधि के फलस्वरूप ये क्या हुए, रघुनाथ सिंह फिर से शासक बने। किंतु अब किसके अधीन शासक रहे हुए? तो ये भोसला सेनापति या भोसला शासकों के प्रति उनके अधीन रहकर अब शासन करने लगे। अब इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तत्पश्चात भोसला शासकों ने क्या किया, रघुनाथ के पश्चात मोहन सिंह को वहां का राजगद्दी दे दिया। अब उसे बोला भैया तूने हम लोग को आक्रमण किया था, इसलिए हम लोग भी तुझे एक मौका दे रहे हैं, तू भी वहां बैठ और एक बार अपना जो भी इच्छा है वो पूर्ति कर ले, वहां शासक बन जा। उसके पश्चात मोहन सिंह क्या बन गए, शासक बन गए, वहां राजा बन गए। और मोहन सिंह के राजा बनने के पश्चात क्या हुआ, मोहन सिंह उस वंश का अंतिम शासक निकला। मोहन सिंह कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। साथ ही साथ मराठों के अधीन भी अंतिम कलचुरी शासक यही था। याद रखिएगा, मराठों के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह, जबकि मराठों के अधीन अंतिम शासक मोहन सिंह था। तो मोहन सिंह इस वंश का अंतिम शासक निकला और इसकी मृत्यु कहाँ हुई, उसी रतनपुर में। रतनपुर जो इनकी राजधानी थी पहले से, वहां इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1758 ईस्वी में, लगभग 1758 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई मोहन सिंह की। और उसके पश्चात से अब फिर किन्होंने, भोसला सेनापतियों ने, मराठा सेनापतियों ने सोचा कि अब हम किसी अन्य शासक को वहां नियुक्त नहीं करेंगे। अब तक वे अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के समय वे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन करते रहते, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब मोहन सिंह के बाद हम किसी और को शासन वहां नहीं करने देंगे, बल्कि अपने ही किसी राजकुमार को वहां शासक बनाकर भेजेंगे।
तत्पश्चात 1758 में इनकी मृत्यु के पश्चात अगले जो शासक हुए वे मराठा शासक हुए। कौन थे मराठा शासक? तो मराठा शासक थे बिंबाजी। बिंबाजी द्वारा यहाँ शासन किया गया। अगले वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम बिंबाजी के बारे में बताएंगे, किंतु मैं बोलना चाहूंगा कि यहीं से कलचुरी वंश समाप्त नहीं होता है, इसके पश्चात भी एक शाखा बचती है। मैं उस समय बताया था जब कौन, प्रताप मल्ल और बहारेंद्र शाह। प्रताप मल्ल जब शासक बने उसके पश्चात अंधकार युग आया और अंधकार युग के पश्चात बहारेंद्र शाह आए। तो प्रताप मल्ल और बहारेंद्र शाह के बीच में बहुत बड़ा अंधकार युग आया था 250 से 300 वर्षों तक। और उसी बीच में मैं यह भी बताया था कि इसी अंधकार युग में रतनपुर की एक शाखा कहाँ चली गई थी? एक लाहौरी शाखा रायपुर चली गई थी। तो जो रायपुर के लाहौरी शासक हैं उनके बारे में भी पढ़ना बचा हुआ है। तो आज में कलचुरी शासक, जो रतनपुर के कलचुरी शासक हैं, उनकी कहानी यहाँ समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रायपुर के कलचुरी शासकों के बारे में। यदि कोई हमारे चैनल में नए यूजर होंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।